हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द वीडियो नंबर 6 ऑफ कैपेसिटर। बेटा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैन डी ग्राफ जनरेटर। ठीक है ना। उसका डायग्राम हमने यहाँ पर पॉइंट आउट किया है, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। पहले समझ लो कि वैन डी ग्राफ जनरेटर जब बना हुआ था जिस टाइम पर, वो उस टाइम पर क्या है कि अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करना हो या फास्ट मूव कराना, आपको पता है कि चार्ज पार्टिकल पोटेंशियल में ही क्या है, जब चार्ज पार्टिकल को हम पोटेंशियल देंगे तभी वो आगे बढ़ेगा। ठीक है ना। और चार्ज पार्टिकल हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस में ही फ्लो करता है। तो ये वैन डी ग्राफ जनरेटर क्या था, इसका वोल्टेज इतना हाई था कि ये क्या है, किसी भी चार्ज पार्टिकल को हाई स्पीड से ये मूव करा सकता था। तो अगर हमें चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कराना है तो हमें वैन डी ग्राफ जनरेटर की हेल्प लेनी पड़ती थी। ठीक है बेटा जी। तो आप ये समझो कि वैन डी ग्राफ जनरेटर क्या है, इट इज़ अ डिवाइस टू यूज टू प्रोड्यूस हाई वोल्टेज। इतना मतलब मैक्सिमम वोल्टेज ये डेवलप करेगा, जिसमें क्या है, पार्टिकल फिजिक्स में मैक्सिमम क्या होता है कि चार्ज पार्टिकल को हमें क्या करना पड़ता है, एक्सेलरेट करना पड़ता है। और एक्सेलरेट कराकर, जैसे मान लीजिए न्यूक्लियस को अभी तोड़ना आपको है, तो न्यूक्लियस पे क्या करना पड़ेगा, हमें चार्ज पार्टिकल, जैसे अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग करनी होगी। तो अल्फा पार्टिकल चार्ज पार्टिकल है, अब अल्फा पार्टिकल को वेलोसिटी देना है, एक्सेलरेट कराना है, तो कैसे कराएंगे, हाथ से थोड़ी थ्रो कर पाएंगे उसको। तो हमें क्या करना है, इसी वैन डी ग्राफ जनरेटर की हेल्प लेनी पड़ती है। ये क्या करता है, ये हाई वोल्टेज डेवलप करता है, और इसी वोल्टेज में हम अल्फा पार्टिकल को छोड़ देंगे तो अल्फा पार्टिकल मैक्सिमम स्पीड के साथ आगे बढ़ेगा और वो अपना वर्क करेगा जो उसे करना होगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि जब हमें पार्टिकल को जब एक्सेलरेट करना पड़ा तो हमें वैन डी ग्राफ जनरेटर बनाना पड़ा। तो देखते हैं इसकी मैकेनिज्म क्या है। आपको समझ गया इसका जो मेन पर्पज क्या है, हाई वोल्टेज डेवलप करना। अब बेटा देखो क्या है कि यहाँ आपके पास एक मेटेलिक कंडक्टर है, ये आपके पास मेटेलिक कंडक्टर है। ठीक है बेटा जी। यहाँ पर इंसुलेटिंग स्टैंड है और ये कंडक्टर आपका स्फेरिकल है। देखो क्या है, स्फेरिकल है। ठीक है बेटा जी। और ये मेटेलिक मेटेलिक स्टैंड है, यहाँ पर लगा हुआ है, इसको सपोर्ट लेके, इस स्फीयर को सपोर्ट पे लेके खड़ा है। ठीक है बेटा जी। अच्छा, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर एक छोटा सा स्फीयर आपको, और मेटेलिक स्फीयर आपको छोटा सा यहाँ दिख रहा है। यहाँ भी आपके पास एक स्फीयर दिख रहा है आपको, है ये वाला स्फीयर है। और ये आपका मोटर है। ये मोटर क्या करेगा, जब चलेगा तो इस पर ये बेल्ट लगी हुई है, ये आपका इंसुलेटिंग बेल्ट है। ये आपने देखा होगा कि जब आपने बेल्ट वाली मशीन देखा होगा, एटवुड्स मशीन देखा होगा, जब आप जैसे गन्ने का जूस निकालते हम लोग हैं तो देखते हैं कि बेल्ट क्या है, एक पुली और दूसरे पुली के साथ लगी होती है। तो मोटर एक पुली को घुमाएगा, उसकी हेल्प से दूसरी पुली भी घूमेगी उस बेल्ट के साथ। तो वही बेल्ट यहाँ पर लगा हुआ है, और ये बेल्ट कैसा आपका है, डाई इलेक्ट्रिक बेल्ट है। तो ये जो आपका बेल्ट यहाँ पर है वो कैसा आपका है, डाई इलेक्ट्रिक आपकी बेल्ट है। ठीक है, ये बेल्ट है। ठीक है बेटा जी। अच्छा, तो ये ऐसे मोटर, यहाँ पर ये मोटर है, मोटर की हेल्प से ये रोटेट करेगा ऐसे। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। यहाँ पर आपकी एक बैटरी है, बैटरी को यहाँ पर अर्थिंग कर दी गई है, और इस बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है एक मेटेलिक ब्रश के साथ अटैच कर दिया गया है। तो अब अटैच कर दिया गया है, और क्या होगा कि यहाँ ये जो बैटरी है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल क्या निकालेगा, पॉजिटिव चार्ज निकालेगा। आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज रियल में नहीं चलता, वायर में इलेक्ट्रॉन चलता है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ से निकल रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इसकी अपोजिट आ रहा है। ठीक है ना। तो हम पॉजिटिव चार्ज को लेके चल रहे हैं। तो ये बैटरी क्या करेगी, पॉजिटिव चार्ज को निकालेगी, और इस मेटेलिक ब्रश के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ब्रश यहाँ पर देखो, शार्प एजेस बना हुआ है ब्रश में, कॉम्ब होते हैं ना, कॉम्ब, उस तरीके से यहाँ पर मेटेलिक ब्रश बना हुआ है। तो इस मेटेलिक ब्रश से क्या होगा, चार्ज जो है डिस्चार्ज होकर के इस बेल्ट पे आएगा। याद रखिएगा, ये बेल्ट आपका कैसा है, ये बेल्ट आपका डाई इलेक्ट्रिक है, इंसुलेटिंग है। इस पर जो चार्ज आएगा वो बेल्ट पे फैलेगा नहीं, जहाँ चार्ज आएगा वहीं इकट्ठा रख के रुक जाएगा। वो कंडक्टर होता अगर बेल्ट, तो चार्ज अपने मन से फैल जाता। तो जो यहाँ पर चार्ज आएगा यहीं पर रुका रहेगा। जब ये मोटर इस बेल्ट को घुमाएगा तो चार्ज आपका ऊपर जाएगा, इस बेल्ट की हेल्प से ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, यहाँ पर पहुँचेगा। जब इस स्फीयर के पास जब पहुंचेगा तो यहाँ पर और एक दूसरी मेटेलिक ब्रश लगा हुआ है। इस मेटेलिक ब्रश की हेल्प से, क्योंकि कंडक्टिंग ब्रश आपका मेटल से कंडक्टिंग है, ये चार्ज यहाँ पहुँचेगा, और ये चार्ज इस मेटेलिक ब्रश की हेल्प से ये यहाँ से घूम करके जो है ये इस
स्फेरिकल कंडक्टर के ऊपर आ जाएगा। ये देखो पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा ऐसे, और ये जो पॉजिटिव चार्ज ऊपर जा रहा है बेल्ट की हेल्प से, ये इधर की तरफ नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि जो चार्ज यहाँ पहुँचेगा उसको क्या मेटेलिक ब्रश अपनी तरफ ले लेगी, क्योंकि आपका ये कैसा है, ये आपका नॉन कंडक्टिंग ये है आपका बेल्ट है, इसलिए क्या है कि चार्ज तो इस पर आएगा ही नहीं, कहाँ चला जाएगा, मेटल आपका कंडक्टिंग है, चार्ज यहाँ आएगा और इसकी हेल्प से इसके सरफेस पर चार्ज फैलता जाएगा। तो आप कहोगे सर कि ये जो आपका बड़ा वाला स्फीयर, इस पर लगातार चार्ज, क्योंकि छोटा वाला स्फीयर तो अंदर की तरफ है, इस पर चार्ज आएगा, इस यहाँ से चार्ज कहाँ जाएगा, ये ऊपर वाले स्फीयर पे जाएगा। तो सबसे पहले चार्ज कहाँ आया, सबसे पहले चार्ज इस स्फीयर के ऊपर आया, इसके बाद चार्ज कहाँ चला गया, तो ये चार्ज क्या है, कंटिन्यू ऐसे या इसके साथ ऐसे कंटिन्यू जो है मेटेलिक ब्रश की हेल्प से चलता रहेगा। तो यहाँ चार्ज आएगा फिर चला जाएगा, यहाँ चार्ज आएगा फिर चला जाएगा। तो जो अंदर का स्फीयर है उस पर से चार्ज कहाँ जा रहा है, बाहर वाले पे चार्ज जा रहा है। और आपको पता है कि चार्ज हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस के नाते फ्लो करता है। तो इस स्फीयर का पोटेंशियल डिफरेंस और बाहर वाले स्फीयर का पोटेंशियल डिफरेंस में जब कुछ डिफरेंस होगा तभी चार्ज फ्लो करेगा, लेकिन कब तक फ्लो करेगा, एक समय तो ऐसा आ जाएगा जो अंदर वाले का पोटेंशियल डिफरेंस और बाहर वाले का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाएगा, उस टाइम पर चार्ज को रुक जाना होगा। मतलब बाहर वाले स्फीयर का चार्ज बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि अंदर वाले स्फीयर का पोटेंशियल और बाहर वाले का पोटेंशियल जैसे बराबर होगा वैसे चार्ज का फ्लो रुकना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कंटिन्यूअस चार्ज जो है अंदर वाले स्फीयर से, यहाँ से बेल्ट की हेल्प से यहाँ पर आएगा और लगातार इस पे चार्ज चलता जाएगा, लगातार चलता, और चार्ज इस पर अगर बढ़ता गया तो इसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, और इसका अगर पोटेंशियल बढ़ता गया तो हाई पोटेंशियल हमको चाहिए ही सरफेस, कि एक ऐसा पोटेंशियल, एक ऐसा सरफेस जिसका पोटेंशियल हाई हो, जिसकी हेल्प से हम किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट करा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम इस बात की है कि आपने कहा कि सर ऐसा कैसे है कि मतलब लगातार ये देता रहेगा, कभी ना कभी तो फ्लो रुकेगा। तो फ्लो रुकता नहीं है बेटा जी। ऐसा क्यों होता है, इसको हम लोग एक अलग कॉन्सेप्ट से उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसको हम आपको दिखाते हैं कि ऐसा क्यों है कि अंदर से लगातार चार्ज बाहर जाता रहेगा और इसका अंदर वाले का पोटेंशियल और बाहर वाले का पोटेंशियल बराबर नहीं होगा। ठीक है बेटा जी। और अंदर वाले का पोटेंशियल हायर होगा और बाहर वाले का लोअर होगा, तभी चार्ज फ्लो करेगा हायर से लोअर की तरफ, और ये बराबर बना रहेगा। अंदर वाले का पोटेंशियल हमेशा ज़्यादा होगा और बाहर वाले स्फीयर का पोटेंशियल हमेशा कम होगा, हमेशा। इसलिए चार्ज का फ्लो जो है कंटिन्यूअस बना रहेगा और मैक्सिमम चार्जेस यहाँ पर आके डिपॉजिट होते रहेंगे और बाहर वाले पोटेंशियल का चार्ज बढ़ता रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अंदर वाले चार्ज का पोटेंशियल हमेशा ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि चार्ज इस पे जाएगा तो इसका पोटेंशियल बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। एक टाइम तो ऐसा आना चाहिए कि इन दोनों का पोटेंशियल बराबर हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका पोटेंशियल हमेशा ज़्यादा होगा। क्यों होगा, उस चीज़ को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करना हूँ। ठीक है बेटा जी। तो बेटा हम जो है अब इसके प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करते हैं कि वैन डी ग्राफ जनरेटर इसी प्रिंसिपल पे काम करता है कि अंदर जो हॉलो आपका हॉलो कंडक्टर अंदर जो पॉइंट है, इस ये पूरा का पूरा आपका हॉलो स्फीयर है, इसके अंदर से चार्ज हमेशा बाहर की तरफ ट्रांसफ़र होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अंदर का पोटेंशियल हमेशा ज़्यादा होगा और बाहर वाले का कम होगा। इसलिए चार्ज हमेशा क्या होगा कि चार्ज गिवन टू अ हॉलो कंडक्टर इज ट्रांसफर्ड टू इट्स आउटर सरफेस। हॉलो कंडक्टर जो आपका अंदर का है, इससे चार्ज क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा कहाँ, इसके आउटर सरफेस पर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। मान लो हमारे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है, इसको हमने चार्ज क्या दे दिया, प्लस क्यू चार्ज हमने दिया, इसको प्लस क्यू चार्ज हमने दिया। मान लो यहाँ से हमने जो लिया, ये हमने बेटा जी सपोज किया हमने यहाँ से प्लस क्यू चार्ज लिया। देखो ध्यान से, इसको हमने कितना चार्ज दिया, मान लो इसको प्लस क्यू चार्ज हमने दिया, और ये प्लस क्यू चार्ज इसके सरफेस पर ऐसे मान लो डिस्ट्रीब्यूट हो गया यहाँ पर। ठीक है बेटा जी, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसकी जो रेडियस हमने ली यहाँ से लेके यहाँ तक, ये रेडियस हमने आर लिया। ये सब आप डिस्कस कर चुके हो। मैंने अगर आपसे बोला कि बताओ भाई एक पॉइंट है जो कि बाहर की तरफ है, ये पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पर पोटेंशियल क्या होगा जो आउटसाइड में है, तो कहोगे सर वी पी जो होगा जो आउटसाइड में होगा वो के क्यू अपॉन आर होगा, जो डिस्टेंस होगा। क्योंकि जब बाहर पॉइंट है तो ये पूरा का पूरा स्फीयर का चार्ज कहाँ माना जाएगा, सेंटर भी माना जाएगा। ठीक है बेटा, ये भी आपने एक्सप्लेन कर रखा था। अगर मैंने आपसे कहा मान लो कि जो पॉइंट आपका है
मान लो पॉइंट आपका कहाँ आ गया, सरफेस पे आ गया, ये यहाँ पर आ गया ऐसे, ये मान लो क्यू पॉइंट है। तो बताइए वी क्यू कितना होगा, कहोगे सर के क्यू अपॉन कैपिटल आर होगा। ठीक है बेटा जी। अगर हमने कहा कि मान लो कोई पॉइंट आपका है जो स्फीयर के अंदर आ गया, यहाँ पर कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट को मान लो हमने मान लिया कि पॉइंट कोई और दूसरा पॉइंट है, मान लो आर पॉइंट है या एस पॉइंट, जो भी मान लिया आपने। तो आपने, मैंने कहा कि मान लो इसको आपने एस पॉइंट मान लिया, तो एस पॉइंट पर क्या होगा, क्योंकि इनसाइड आ गया, तो अगर कंडक्टिंग स्फीयर है तो पोटेंशियल जो सरफेस पे होगा वही उसके अंदर होगा। तो आपने कहा जो वी एस होगा वो होगा के क्यू अपॉन आर होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हो। ठीक है बेटा जी, आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए कि आउटसाइड क्या होगा, सरफेस पे क्या होगा और इनसाइड क्या होगा, ये आपने पढ़ा था। ठीक है ना। अब मैकेनिज्म यहीं से निकल के आपको आएगी। ठीक है ना। अब देखो अगले कॉन्सेप्ट में बेटा, इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमने क्या लिया है, हमारे पास क्या है, एक कंडक्टिंग स्फीयर है जो कि अंदर है ना। ये आपके पास एक मेटेलिक स्फीयर जो कि अंदर है, और उसके बाहर एक क्या है, एक दूसरा स्फेरिकल कंडक्टिंग स्फीयर आपको दिख रहा है बाहर की तरफ। ठीक है ना। दो है, एक दोनों का सेंटर क्या है, बिल्कुल कॉन्सेंट्रिक सेंटर आपका। ठीक है बेटा जी, आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। मैंने इसको मान लीजिए अंदर वाले को मैंने कितना चार्ज दिया, प्लस क्यू चार्ज दिया, और अंदर वाले की जो रेडियस हमने लिया, मान लो अंदर वाले की रेडियस हमने लिया मान लो R1, क्या लिया बेटा जी, R1 लिया, और बाहर वाले की जो हमने रेडियस लिया, कितना लिया, वो हमने R2 लिया। ये बाहर वाले रेडियस है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। अब हमने इसको भी चार्ज मान लीजिए, बाहर वाले स्फीयर को भी हमने चार्ज मान लो प्लस क्यू चार्ज हमने प्रोवाइड किया, और ये प्लस क्यू चार्ज कहाँ हो जाएगा, सरफेस पर फैल जाएगा ऐसे। कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है बेटा जी। यहाँ पर दो स्फीयर्स हैं, एक अंदर है और एक क्या है, बाहर है। अब आपको समझ में आएगा कि कॉन्सेप्ट कैसे हम निकालने जा रहे हैं। मान लो हमने बाहर वाले स्फीयर के सरफेस पर एक पॉइंट हमने एम लिया, यहाँ पर हमने एक पॉइंट एम लिया। वी वांट टू कैलकुलेट द पोटेंशियल। तो बताइए एम पॉइंट पर कौन कौन सा चार्ज पोटेंशियल बनाएगा। एक तो बड़ा वाला स्फीयर एम पॉइंट पर पोटेंशियल बनाएगा ही बनाएगा, उसको वो तो अपने उसके सरफेस पे ही है, और एक जो छोटा वाला है वो भी पोटेंशियल बनाएगा एम पॉइंट पर। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए। तो बताइए बड़े वाले स्फीयर के लिए एम पॉइंट सरफेस पर है, और छोटे वाले स्फीयर के लिए एम पॉइंट छोटे वाले स्फीयर से बाहर है, छोटे वाले स्फीयर से बाहर है। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए। तो बताइए अगर हम आपसे बोलें कि बताओ कि पोटेंशियल एट सरफेस क्या होगा, तो कहोगे सबसे बड़ा वाला क्या बनाएगा, बड़े वाले के लिए एम पॉइंट क्या है, सरफेस पे है, तो कहोगे के क्यू अपॉन R2। ये बड़ा वाला ने बनाया अपने पॉइंट पे। जब छोटा वाला बनाएगा तो छोटे वाले के लिए एम पॉइंट बाहर की तरफ है, तो छोटे वाले का पूरा चार्ज कहाँ माना जाएगा, सरफेस पर, और सरफेस से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, R2 है। क्या है बेटा जी, R2 है। तो कहोगे सर कि प्लस के स्मॉल क्यू अपॉन R2, ये पोटेंशियल एट सरफेस एम आ गया। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि पॉइंट जो आपने एम लिया ना, उस एम पॉइंट पर दोनों स्फीयर्स ने अपना अपना पोटेंशियल बनाया। चलो अब हमने क्या किया बेटा जी, अब हमने क्या किया, हमने एक पॉइंट ले लिया इस सरफेस पर, इसके सरफेस पर यहाँ, ठीक है ना, और ये सरफेस हमने माना कि यहाँ पर एन पॉइंट है, इसके सरफेस पर हमने एन पॉइंट लिया। तो वी वांट टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट एन। तो एन पॉइंट पर क्या है, दोनों स्फीयर बनाएंगे पोटेंशियल। जो आपका छोटा वाला है, छोटे वाले के लिए एन पॉइंट क्या है, उसके सरफेस पर है, और बड़े वाले के लिए जो एन पॉइंट है उस बड़े वाले स्फीयर के अंदर है। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो। तो उस सही तरीके से दोनों पोटेंशियल बनाएंगे। तो बताइए बेटा पोटेंशियल एट पॉइंट एन क्या होगा, छोटा वाला कितना बनाएगा, छोटा वाला बनाए कितना बनाएगा, क्योंकि छोटे वाले के लिए सरफेस पर है, तो के और छोटे वाले का चार्ज अपॉन क्या रेडियस है, R1 है कि नहीं बेटा जी। अच्छा बताओ बड़ा वाला क्या पोटेंशियल बनाएगा, तो एन पॉइंट बड़े वाले स्फीयर के लिए, एन पॉइंट बड़े वाले स्फीयर के लिए अंदर है, तो एन बड़े वाले स्फीयर का जो सरफेस पर पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल एन पर भी बड़ा वाला बनाएगा। तो ये क्या बनाएगा, प्लस के कैपिटल क्यू अपॉन क्या बन जाएगा, R2। ये बड़ा वाले ने बना दिया। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए।
अब इन दोनों को हम देखते हैं और कंपेयर कराते हैं। तो इसको थोड़ा सा मैं रीअरेंज कर लूँ थोड़ा सा, जिससे कि थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए मैं क्या करने वाला हूँ। ठीक है बेटा जी, तो मैंने वी एन को कुछ ऐसे लिख दिया, ऐसे वी एन इक्वल टू क्या, इसको पहले लिख दिया के क्यू अपॉन आर टू और प्लस के क्यू अपॉन आर वन। ये आपका आ गया वी एन और ये आपका आ गया वी एम। मतलब बाहर वाले सरफेस का पोटेंशियल इतना है और अंदर वाले सरफेस का पोटेंशियल इतना है। अब बताओ दोनों में डिफरेंसेस क्या है। देखो पहला टर्म, इसका पहला टर्म बराबर है, दूसरे टर्म में यहाँ पर के क्यू बाई आर टू है, यहाँ पर के क्यू बाई आर वन है। और आपको पता है कि आर वन छोटा है किससे, आर टू से। तो ये आर वन तो हमेशा आर टू छोटा होगा, यानी ये वाला टर्म क्या होगा बेटा जी, ये वाला टर्म आपका देखो आर वन छोटा अगर है ना, अगर आर वन छोटा हो गया तो ये वाला टर्म बढ़ जाएगा और यहाँ पर आर टू बढ़ा है तो ये वाला टर्म जो है घट जाएगा। तो बताइए वी एन और वी एम में बड़ा कौन है, देख के बताओ दोनों कंपेयर करके, क्योंकि आर वन बड़ा है और आर वन छोटा है और आर टू बड़ा है। तो आर वन छोटा होगा तो ये वाला पूरा का पूरा टर्म बढ़ जाएगा, अगर ये बढ़ जाएगा तो ये बड़ा हो जाएगा, वी एन बड़ा हो जाएगा। तो कहोगे सर वी एन किससे बड़ा होगा, हमेशा वी एम से हमेशा बड़ा होगा। क्यों ऐसा होगा, अंदर वाले का पोटेंशियल हमेशा बाहर वाले से बड़ा होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि अंदर वाली की रेडियस आर वन छोटी है और बाहर वाले की बड़ी है। यहाँ से कंपेयर कर सकते हो। तो अगर हमने यहाँ से एक वायर, ऐसे वायर हमने लगा दिया, ऐसे एक कंडक्टिंग वायर लगा दिया, तो चार्ज का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा, चार्ज का फ्लो जो है अंदर से बाहर की तरफ होगा। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए। और पूरा का पूरा चार्ज फ्लो कर जाएगा। क्यों बेटा जी, क्योंकि अंदर वाले का पोटेंशियल हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा, किससे, बाहर वाले से। इसीलिए कॉन्सेप्ट यहाँ चलता है कि यहाँ पर जो अंदर वाले का पोटेंशियल होगा वो बाहर वाले के पोटेंशियल से हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा। और चार्ज का हमेशा फ्लो जो होगा वो अंदर वाले से क्या होगा, चार्ज का जो यहाँ पर हम बताते हैं आपको, ये जो चार्ज का फ्लो होगा, ये चार्ज का फ्लो जो होगा बेटा जी हमेशा अंदर वाले से निकल करके चार्ज जो है इसके मीडियम से इधर जाएगा। मतलब चार्ज जो आपका निकलेगा वो कैसे निकलेगा बताता हूँ मैं आपको। चार्ज जो आपका निकलेगा बेटा कुछ ऐसे निकलेगा कि इस पे आएगा चार्ज, और ये चार्ज यहाँ से होते हुए, कॉम्ब से होते हुए इसमें चला जाएगा। क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल जो है, मान लो ये अंदर का पोटेंशियल V1 है, बाहर का पोटेंशियल V2 है, तो V1 हमेशा V2 से क्या होगा, बड़ा होगा। और जो भी चार्ज यहाँ जाता रहेगा लगातार वो ट्रांसफ़र होता रहेगा, यहाँ का पोटेंशियल बढ़ता रहेगा। और अगर यहाँ का पोटेंशियल बढ़ता रहेगा तो ये हाई वोल्टेज डेवलप कर देता है, अप्रॉक्सीमेटली 10⁶ वोल्ट, क्योंकि कंटिन्यू आपका चार्ज बढ़ता रहेगा। ठीक है बेटा जी, ये 10⁶ वोल्ट के बराबर कर देगा। ठीक है ना। हाँ, जब यहाँ पर जो एयर मीडियम है, यहाँ पर जब इसका मान लीजिए आप कहोगे सर 10⁶ से ऊपर क्यों नहीं होगा, या 10⁶, 10⁻10, 10⁻12 और क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके अगल बगल में जो आपका मीडियम है, ये जो मीडियम है ना, ये ब्रेक डाउन होने लगेगा, टूटने लगेगा, तो चार्ज आपका लीक करने लगेगा मीडियम से। ठीक है बेटा जी। अदरवाइज ये हमेशा यहाँ से ट्रांसफ़र होता रहेगा, जितना पॉसिबल है उतना क्या होगा, ट्रांसफ़र होता रहेगा। ठीक है बेटा जी। और वो लगभग 10⁶ के ऑर्डर का पोटेंशियल डेवलप कर देगा। तो आई थिंक इसकी जो मैकेनिज़्म थी, इसका जो प्रिंसिपल था कि अंदर से चार्ज बाहर की तरफ क्या हॉलो कहते हैं ना कि चार्ज क्या होगा बेटा जी, हॉलो कंडक्टर से क्या है ट्रांसफ़र होकर के उसके आउटर सरफेस पे जाएगा। क्यों जाएगा बता दिया। और इसकी वर्किंग भी आप प्रॉपर तरीके से लिख लेना, मैं 1 बाय 1 करके बताया हूँ। C1 क्या है, ये आपका C1 है, ये आपका C2 है, ये दोनों कॉम्ब लिखे हैं बेटा जी, ब्रशेस आपके हैं। वर्किंग क्या है उसको मैंने आपको पॉइंट आउट कर दिया। आई थिंक आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा कि कैसे जो है कि आउटर सरफेस, इनर सरफेस और चार्ज का ट्रांसफ़र कैसे हुआ, इसका प्रिंसिपल क्या है, सब मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आई होगी बेटा जी। कोई डाउट होगा तो प्लीज़ हमसे डिस्कस करना। ठीक है।